शादी के 1 साल बाद ही जब मैं विधवा हो गई, तो मेरी दीदी ने मेरी शादी मेरे जीजा से करवा दी और मेरा बहुत ही ख्याल रखने लगी थी। वो मुझे हर रोज डांटती कि तू कितनी कमजोर हो गई है, और रोज रात को मुझे देसी घी का लड्डू खिलाती और केसर बादाम वाला दूध पिलाती। सुबह होते ही वो रोज मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी ले जाती थी। एक दिन हम दोनों ने एक ही रंग के दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था, तो नज हम दोनों को पहचान ना सकी, और फिर नज ने मुझे दीदी समझकर मेरे कान में जो कहा, वो सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि नज ने कहा, मेरा नाम रीमा है और जब मेरी शादी हुई तब मेरी उम्र 19 साल की थी। दरअसल बात ये थी कि जब मेरे मम्मी पापा मेरी दीदी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, तब मेरी मम्मी की सहेली ने हमारे घर अपने दोनों बेटों का रिश्ता भेजा था। वो मेरी मम्मी की सहेली थी, इसलिए उनका पहले से ही हमारे घर आना जाना रहा था, और कई बार तो शादियों में भी दोनों परिवार का मिलना हो जाता था। दोनों परिवारों में अच्छी जान पहचान होने से उन्होंने अपने दोनों बेटों का रिश्ता हम दोनों बहनों के लिए भेज दिया था। बड़े बेटे वीर के लिए सीमा दीदी को और छोटे बेटे श्याम के लिए मुझे पसंद कर लिया गया था। दोनों ही परिवार मध्यम वर्गीय होने से दोनों परिवार की आर्थिक स्थिति भी एक समान ही थी। हम दोनों बहनों की शादी एक साथ एक ही मंडप में हो गई। पर जब हमारी शादी हो रही थी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि जाने अनजाने में मैंने अपनी दीदी के साथ बहुत बुरा कर दिया था, क्योंकि शादी वाले दिन सब लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, क्योंकि मेरे पति श्याम एक सामान्य दिखने वाले आदमी थे, और इससे उल्टा दीदी की तरफ कोई देख भी नहीं रहा था, क्योंकि मेरे जीजा दिखने में बहुत अच्छे थे। मेरी दीदी पहले से ही ज्यादा सुंदर नहीं दिखती थी, ऊपर से चपटी नाक और सांवले रंग ने उनकी शक्ल को और थोड़ा बिगाड़ दिया था। फिर भी मेरी दीदी बेचारी बैठे बैठे ये सब चुपचाप देखे जा रही थी, क्योंकि अब तो उनको ये सब की आदत सी पड़ गई थी। ये सब तो मेरी दीदी पहले भी झेल चुकी थी, क्योंकि पहले भी जब कभी हम किसी शादी में जाते, तो सब लोग मेरे रंग रूप की तारीफ करते हुए कहते कि तुम तो अपनी बहन से बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही हो, और यह सब वो मेरी दीदी के सामने ही कह देते थे। लोगों को इतना भी पता नहीं होता था कि इससे मेरी दीदी के दिल पर क्या गुजरती होगी। आज भी ये सब होता देख मुझे कहीं पड़ी हुई बात याद आ गई कि कभी भी 2 सगे भाइयों की या 2 सगी बहनों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसी तरह का कुछ अघटित घट जाता है। लेकिन कर भी क्या सकते थे, मेरे ससुराल वालों को दोनों ही बेटों की शादी एक साथ करवानी थी। या ये भी हो सकता है कि आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण वो अपने पैसे बचा रहे थे। जो भी हो, लेकिन दोनों परिवार आपस में सहमत हुए और हम दोनों बहनों की शादी हो गई, और इस तरह हम दोनों बहनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। वैसे तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, लेकिन सभी के गुण और स्वभाव अलग अलग थे। लेकिन एक बात का सुकून भी था कि जीवन अच्छा चल रहा था। मेरी शादीशुदा जिंदगी में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मेरे पति श्याम मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर बात मानते थे। शायद यही वजह थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा जीवन बिता रहे थे, लेकिन मेरी दीदी के कमरे से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज आती रहती थी। पहले तो मुझे लगा कि यह आम बात भी हो सकती है, क्योंकि शादी के शुरुआती दिनों में तो थोड़ी अनबन हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा झगड़े हो रहे थे और मेरे जीजा जोर जोर से मेरी दीदी पर चिल्लाते रहते थे। जब मैंने अपने पति से यह बात कही, तो उन्होंने कहा कि वो हमसे बड़े हैं और ऊपर से ये उनका निजी मामला है, तो हमें उनके मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। एक बार जब मैं अपनी दीदी के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तब मैंने अपने जीजा के चिल्लाने की आवाज सुनी और मैं वहीं रुक गई। और मैं इसलिए रुक गई थी क्योंकि मैंने जीजा के मुंह से अपना नाम सुना था।
मैं सोचने लगी कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई, जिस वजह से मेरे जीजा मेरा नाम लेकर दीदी पर चिल्ला रहे थे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उनके मामले में दखल भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि श्याम ने मुझे साफ मना किया था ऐसा कुछ करने से, इसलिए मैंने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन मेरे जीजा मेरे पास आकर मुझे कहने लगे, रीमा, अपनी दीदी को भी कुछ सिखा दे कि वो तेरी तरह सज धज कर रहा करे। आखिर वो अब अपने ससुराल में है और उसे मेरी इच्छा का भी मान रखना चाहिए। हर पति की तरह मैं भी चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे लिए सज धज कर रहे। मेरे जीजा कह तो ठीक ही रहे थे कि दीदी को जीजा की इच्छाओं के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन मैं क्या करती, ये बात अपनी दीदी को समझाकर मैं उनका दिल भी तो नहीं दुखा सकती थी। इसलिए मैंने अपने जीजा से कहा, दीदी तो वैसे ही बहुत प्यारी है, उन्हें कहाँ सजने संवरने की जरूरत है। तो मेरे जीजा कहने लगे, बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, आप सब उसका दिल रखने के लिए ये सब कहते हैं, तभी तो वो अपना ख्याल नहीं रखती है। ये सब तो चलता रहा और देखते ही देखते हमारी शादी को 1 साल पूरा होने आया। मैंने और श्याम ने एनिवर्सरी का पूरा दिन एक साथ बिताने का वादा किया था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन पता नहीं क्यों, लेकिन सुबह से ही मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था और उसी दिन श्याम ने घर से जाते वक्त कहा था कि उनका मूड आज ठीक नहीं है, आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद ये किसी अनहोनी का अंदेशा ही था, जो दोपहर होते ही बिजली की तरह मुझ पर टूट पड़ा, जब हमें एक बुरी खबर सुनने को मिली कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस दिन मेरे पति और मेरे जीजा दोनों ही बाइक पर जा रहे थे कि उनकी बाइक एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें मेरे जीजा को बाहरी चोट लगी थी, लेकिन मेरे पति की इस एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं गम में डूब चुकी थी, क्योंकि अभी तक मेरी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और मैं विधवा हो गई थी और मेरे और श्याम के सारे सपने अधूरे रह गए थे। श्याम के जाने के बाद भी मैं ससुराल में ही रहती थी, लेकिन कुछ वक्त मेरा बहुत ही उदासी से कटा था, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। सब कहने लगे कि इस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, अब इससे शादी कौन करेगा, आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी रिश्ते नहीं मिलते, ये तो विधवा है। मेरी दीदी भी बहुत ही उदास थी, वो बार बार मुझे समझा रही थी कि जो हो गया है उसे बदला तो नहीं जा सकता, तुम्हें अब मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ जिंदगी ने जो अन्याय किया था, उसका सारा गुस्सा मैंने अपनी दीदी पर निकाल दिया। मैंने उनसे कहा, किसी को ये कहना बहुत आसान होता है कि खुद को संभालो, लेकिन जब खुद पर बीतती है ना, तब पता चलता है। आज अगर मेरी जगह आप होती तो क्या इतना बड़ा दुख बर्दाश्त कर पाती। भगवान का शुक्र है कि जीजा सही सलामत है, लेकिन मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई है। मेरे जीजा ने भी यह बात सुन ली और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। श्याम के जाने के बाद भी मैंने ससुराल में ही रहने का फैसला कर लिया, क्योंकि अपनी लाड़ों पर इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा था, ये मेरे पापा बर्दाश्त ना कर सके और उनको दिल का दौरा पड़ चुका था। अब मैं उनके सामने रहकर उनकी तकलीफों को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। श्याम को गुजरे अभी 6 महीने ही हुए थे, जब मेरी दीदी ने मेरी सास के सामने एक बात रखी, जिस पर सारे घर वाले फौरन राजी हो गए। बात ये थी कि मेरी दीदी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उनके पति यानी मेरे जीजा वीर से शादी कर लूं, और घर वाले और मेरे जीजा भी इस बात के लिए तैयार थे। सारे लोग हॉल में एक साथ बैठे हुए थे, तभी मेरे जीजा ने कहा, आज बाइक में चला रहा था और श्याम मेरे पीछे बैठा था, वरना अक्सर बाइक श्याम चलाता है और मैं पीछे बैठता हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे हिस्से की मौत लेकर चला गया है, तो उसकी जिम्मेदारियां अब मुझे निभानी चाहिए।
घर वालों का भी यही कहना था कि तुम हमारी बहू हो, हम तुम्हें बड़े शान से शादी करके लाए थे और अब तुम ही हमारे बेटे की आखिरी निशानी हो। तुम्हें देखकर हमें हमारे बेटे की याद आती है, तुम इसी घर में रह जाओ तो अच्छा है। मेरे मम्मी पापा को भी बुला लिया गया, उनका भी यही कहना था कि यह फैसला एकदम ठीक है। जब लड़का खुद यानी कि मेरे जीजा इस बात के लिए तैयार हैं, तो फिर किसी और के बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। मेरी दीदी भी तैयार थी, उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर मुझे कहा, रीमा तुमने ठीक कहा था, किसी को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुख को बांट लेना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपने पति को तुम्हारे साथ बांटकर बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ और मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। दीदी की यह बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले और मेरे मम्मी पापा सब लोगों ने मुझे यही समझाया कि यह सबसे अच्छा निर्णय है और इसी में ही सबकी भलाई है। मेरे जीजा की सब तारीफ करने लगे कि उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, अपने भाई की विधवा से शादी करने से अच्छा काम और क्या हो सकता है। मेरी दीदी की भी सब लोग प्रशंसा करने लगे कि भगवान ऐसी पत्नी सबको दे जिसने अपने पति को सही रास्ता दिखाया है, वरना आजकल तो पत्नियां ऐसी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं और अपना घर छोड़कर चली जाती हैं। मैंने बड़ों की बात मानकर हाँ कर दी, क्योंकि मैंने पहले भी कोई जिद नहीं की थी। जब मेरे माता पिता ने मेरे लिए श्याम को चुना था, तब उनके लिए भी मैंने हाँ कहा था। मेरे जीजा वीर अब मेरे पति बन चुके थे और मैं अभी भी अपने ही कमरे में रहती थी, जिस कमरे में मैं पहले रहती थी। मेरा कमरा अभी भी वही था, लेकिन मेरे जीजा, जो कि अब मेरे पति बन चुके थे, उसी कमरे में मेरे पास आए हुए थे। श्याम के गुजरने के बाद मेरी दीदी मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। मेरी दूसरी शादी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि मेरी दीदी मेरे कमरे में आई और उनके हाथ में कुछ था। वो आते ही पहले तो मुझे डांटने लगी, रीमा तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, देखो कितनी कमजोर लग रही हो। इतना कहकर उन्होंने मुझे देसी घी में बने हुए लड्डू दिए और साथ में केसर बादाम का दूध भी लाई थी। दीदी मुझे कहने लगी, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ और ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं तुम्हारे लिए। मैंने उनसे कहा, आप इस समय मुझे ये सब क्यों खिला रही हो? आपको तो पता है ना कि मैं रात को खाना नहीं खाती। मैं पहले से ही अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए खाने में परहेज किया करती थी। मेरी दीदी ने कहा, पहले की बात और थी, लेकिन अब तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। तुम अपना ख्याल रखोगी तभी तो तुम्हारी सेहत अच्छी होगी और भगवान जल्दी ही तुम्हारी कोख भर देगा। मैंने उनसे कहा, दीदी आप मेरे बच्चे के बारे में इतना सोच रही हैं, लेकिन आप खुद अपने बच्चों को पाने के लिए ये सब क्यों नहीं करती? तब मेरी दीदी ने कहा, मैं भी रोज यही करती हूँ, लेकिन तुम्हारे भी तो बच्चे होने चाहिए ना, इसीलिए अपने साथ साथ तुम्हारा भी ख्याल रखती हूँ। आखिर मेरी छोटी बहन जो हो। सोचो कितना अच्छा होगा जब तुम्हारी गोद में बच्चा होगा और मेरी गोद में भी। काश कि मेरा और श्याम का भी बच्चा हो जाता, तो कम से कम उनकी कोई निशानी मेरे पास रह जाती। ये बात सुनते ही दीदी ने बड़ी हैरानी से मुझे देखा और कहा, ये बात सुनकर तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, लेकिन भाइयों के बीच कोई राज नहीं होता है। वीर ने मुझे ये बात पहले ही बता दी थी कि श्याम कभी भी तुम्हें संतान सुख नहीं दे सकता था और दुनिया की नजरों में तुम बांझ ही रह जाती। इस बात का अफसोस तो है कि श्याम अब इस दुनिया से चला गया है, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैंने अपनी दीदी को हैरत भरी नजरों से देखा और कहा, मेरा पति मर गया और आप इसे अच्छी बात कह रही हैं। दीदी ने कहा, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मैंने तो हमेशा तुम्हारा भला ही सोचा है, वरना कौन अपना पति ऐसे किसी के साथ बांटता है भला।
लेकिन तुम तो मेरे एहसानों का ये बदला दे रही हो मुझे। इतना कहते दीदी की आंखों में आंसू आ गए थे। उनसे इस तरह की बातें सुनकर मेरा भी दिमाग ना जाने क्यों खराब हो गया था कि मैं सोचने लगी अपने पति से मेरी शादी कराने में भला उनका क्या फायदा हो सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सब कुछ किया सिर्फ मेरी खुशी के लिए। मैंने उनसे माफी मांगी और उनके लाए हुए लड्डू भी खाए और दूध भी पी लिया। मेरी दीदी तो वाकई में बहुत अच्छी थी, वो सबके साथ साथ मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। शादी के बाद ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि उन्होंने कभी मेरे साथ देवरानी जैसा व्यवहार किया हो या अब सौतन बनकर मेरे साथ कोई बदसलूकी की हो। वीर भी मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे। मेरे प्रति उनका रवैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जैसे मैं पहले उनकी साली या छोटे भाई की पत्नी थी। वीर हमारी शादी के पहले दिन से ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे मैं पहले से ही उनकी पत्नी हूँ। वीर मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। कभी कभी तो मुझे जबरदस्ती उनको अपने कमरे से बाहर निकालना पड़ता था और कहना पड़ता था कि जाओ और अपनी पहली पत्नी और मेरी दीदी के साथ भी थोड़ा समय बिताओ, जिसने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। लेकिन वीर छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगते थे और मेरे कमरे से जाते ही नहीं थे। मेरी सास ने मुझे समझाया था कि वीर को ज्यादा प्यार मत दो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे लिए जो इतना बड़ा त्याग किया है तो तुम कभी भी उसको उसके पति से दूर मत करना। मैंने उनसे कहा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वीर अब मेरे पति हैं तो मैं उनकी कोई बात टाल भी तो नहीं सकती ना, और ना ही उनको धक्के मारकर अपने कमरे से निकाल सकती हूँ। लेकिन जाने अनजाने में यह शादी करके शायद मैंने अपनी दीदी के साथ बहुत गलत कर दिया था, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा भला ही सोचा था। इसलिए मैंने उनको सारी बात बता दी थी कि वीर खुद ही मेरे कमरे से बाहर नहीं जाना चाहते और इस मामले में मैं अपनी दीदी के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने उनसे कहा कि मर्दों का तो आपको पता है ना। अभी तक मैंने इतना ही कहा था कि मेरी दीदी ने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, कोई बात नहीं रीमा, वैसे भी तुम कोई पराई थोड़ी ना हो, तुम भी तो वीर की पत्नी ही हो और ये तो अच्छी बात है। वैसे भी शादी के बाद पति पत्नी का आपस में रिश्ता मजबूत होना ही चाहिए, और वो औरतें तो बहुत भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और जिनके पति अपनी पत्नियों को पसंद नहीं करते वो औरतें बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती हैं। ये बात करते हुए मेरी दीदी कहीं खो गई थी। मेरी दीदी बहुत ही अच्छी थी और मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल भी रखती थी। वो मुझे हर रात खाने में अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाती और केसर बादाम का दूध भी पिलाती। मेरी दूसरी शादी को 2 महीने पूरे हो चुके थे, इसलिए मेरी दीदी हर दिन मुझे डॉक्टर के पास ले जाती थी मेरा चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि सब कुछ ठीक है और आपके माँ बनने में कोई कठिनाई नहीं है। डॉक्टर के पास जाना तो हम लोगों का एक बहाना था, लेकिन वहीं अस्पताल के करीब एक पार्क था जहाँ पर हम दोनों टहलते भी थे और खूब सारी बातें भी करते थे। फिर एक रात जब दीदी मेरे कमरे में दूध देने आई, तब वो मेरे सिर के पास बहुत सारे पैसे रखकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद गलती से रख कर गई होंगी, इसलिए अगले दिन मैंने उनको पैसे लौटाते हुए कहा, दीदी कल आप जब मेरे कमरे में आई थी तो पैसे मेरे कमरे में ही भूल गई थी। तब मेरी दीदी ने कहा, नहीं रीमा, वो पैसे मेरे नहीं थे, मैंने वो पैसे तुम्हारे लिए ही रखे थे। मैंने उनसे कहा, दीदी इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए और आप ये पैसे मुझे क्यों दे रही हैं? तो दीदी कहने लगी, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से ले आऊंगी, दरअसल ये सारे पैसे हमारे ही हैं। वीर हम दोनों के ही पति हैं, तो उनके पैसों पर अब हम दोनों का बराबर का हक है।
और मैं तो तुम्हें तुम्हारे हिस्से के ही पैसे दे रही हूँ, जो वीर ने मुझे तुम्हें देने के लिए दिए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि रीमा अब मेरी पत्नी है, इसलिए खर्चा तो अब उसे भी मिलना चाहिए। और वैसे भी तुम वीर की पत्नी होने से मेरी बहन कम थोड़ी ना हो जाओगी। वीर की पत्नी होने से मेरी किस्मत तो पहले दिन से ही चमक उठी थी, पर अब तुम भी उनकी पत्नी हो, इसलिए आधे पैसे तुम्हारे लिए रख कर चली जाती हूँ। मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, इसका मतलब कि यह पैसे मेरे पति के, यानी कि मेरे ही पैसे थे। अपने पहले पति श्याम की याद तो दिल से कभी ना गई थी, लेकिन दूसरी शादी के बाद हम औरतों को अतीत को भुलाकर अपने आज में जीना सीखना ही पड़ता है। और मैं भी वही करने की कोशिश कर रही थी, जिस कारण मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी, क्योंकि अब मैं श्याम की विधवा नहीं बल्कि वीर की पत्नी थी। मेरी दीदी और मेरे बीच का प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया था, और अब तो हम दोनों ने हर चीज एक जैसे ही लेना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन जब मैं और मेरी दीदी अस्पताल गए, तो हम दोनों ने एक ही जैसे दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक रखा था, इसलिए नर्स को पहचानने में शायद गलती हो गई। जब वो मुझे डॉक्टर के पास ले जा रही थी, तो जाने से पहले उसने मेरे कान में कह दिया कि आज आप अपनी बहन को नींद की गोली मत खिलाना। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गई कि ये क्या बोल गई नर्स मुझे। मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा और सोचने लगी कि क्या दीदी हर रात मुझे नींद की गोली खिलाती हैं, क्योंकि हर रात वो मेरे लिए देसी घी में बने लड्डू लाती थी, और उसके साथ में एक गिलास केसर बादाम का दूध भी होता था। क्या दीदी उसी में मुझे नींद की गोली मिलाकर दे रही थी? लेकिन वो मुझे नींद की गोलियां खिलाकर मेरे साथ क्या करना चाहती थी? ऐसे कई सवाल अचानक ही मेरे दिल में जाग उठे थे। मुझे ऐसा लगा कि नर्स से कुछ गलती हुई होगी, लेकिन फिर याद आया कि कोई गलती नहीं थी, क्योंकि नर्स ने साफ साफ शब्दों में मेरी दीदी का नाम ही लिया था। तभी तो मैं सोचूं कि जिस दीदी को मेरे रंग रूप की वजह से कितनी बातें झेलनी पड़ती थी, वो अचानक से ही इतनी अच्छी कैसे हो गई थी। इतना अच्छा व्यवहार तो उन्होंने शादी से पहले भी मेरे साथ कभी नहीं किया था। अब मेरे मन में ऐसे और कई सारे सवाल आने लगे थे। पहले तो उन्होंने अपने पति की शादी मुझसे करवा दी, और अब वो ये भी चाहती थी कि मैं उनके पति का बच्चा पैदा करूं, तो क्या वो खुद मां नहीं बन सकती है क्या? आखिर यह सब क्या चल रहा था? ये सारे सवालों का जवाब या तो मेरी दीदी मुझे दे सकती थी, या तो मेरे पति वीर दे सकते थे। मैंने सोच लिया था कि आज वीर के घर आते ही मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। जब वीर घर आए तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बात को शुरू कैसे करूं। मैं कुछ बोलती इससे पहले वीर ने मुझे एक ऐसी बात बता दी जिससे सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई थी। वीर ने मुझे कहा, देखो रीमा, मुझसे वादा करो कि आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं जाओगी। वीर ने कहा, रीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और श्याम के देहांत के बाद मैं सच्चे दिल से तुमसे शादी करना चाहता था, क्योंकि मुझे तुम्हारी दीदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसके पास मेरे लिए सजने संवरने का वक्त भी नहीं होता था, और जब मैं अपनी इच्छा उसके सामने जाहिर करता तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। उसमें ना तो बात करने का ढंग था और न ही पहनने ओढ़ने का, और ऐसे में आग में घी डालने का काम किया मेरे उदाहरणों ने। जब से मैं उसे तुम्हारा उदाहरण दिया करता था कि तुम कैसे अपने पति के लिए सज धज कर रहती हो, तब से ही वो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी। मैं तो ये सुनकर हैरान हो गई थी कि मेरी अपनी दीदी मुझसे इतनी नफरत करती थी। वीर ने आगे कहा कि जब मैं उससे कहता कि तुम रीमा जैसी क्यों नहीं बन सकती, देखो वो कैसे श्याम के लिए पूरा दिन सज धज कर रहती है, तुम भी उससे कुछ सीख लो जरा। उस दिन से वो मुझसे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। और फिर जब उसने घर वालों के सामने मेरी और तुम्हारी शादी की बात रखी, तो मैंने भी झट से हाँ कर दी,
क्योंकि मैं तुम्हारी दीदी के बर्ताव से तंग आ चुका था। वैसे तो जब श्याम की मौत हुई तब मैं खुद भी ये सोचता था कि अच्छा होता अगर मैं उसकी जगह पर चला गया होता। कम से कम तुम दोनों की जिंदगी तो खुशहाल बीतती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शायद हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा होगा, इसीलिए उस दिन मेरी जगह श्याम बैठ गया था। श्याम के जाने के बाद मुझे तुमसे हमदर्दी तो थी ही, लेकिन जब सीमा ने तुम्हारी और मेरी शादी की बात कही तो मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपनी भाई की अमानत का खुद ही ख्याल रखूं और तुम्हारे जीने का सहारा बनूं, जिससे तुम इसी घर की बहू बनकर हम सब के सामने ही रहोगी और तुम्हारे मम्मी पापा का टेंशन भी दूर हो जाएगा। मैं तुमसे शादी सिर्फ हमदर्दी की वजह से नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए भी करना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा था। रीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वीर ने जब मुझे सारी सच्चाई बता दी थी तो वीर की बात पूरी होते ही मैंने भी उनको दीदी से जुड़ी आज तक की सारी बातें बता दी। मेरी बातें सुनकर वीर तो हैरान रह गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कभी भी सीमा के हाथ में पैसे नहीं दिए हैं, वो तुमसे झूठ बोल रही है। उसके बाद वीर ने सच्चाई क्या है ये पता लगाने के लिए एक तरकीब निकाली और मुझे कहा कि हम अभी के अभी उस डॉक्टर के पास चलते हैं जिनके पास सीमा तुम्हें ले जाती थी। और फिर हम दोनों तुरंत ही उस डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर। मैंने दुपट्टे से अपना मुंह ढक लिया था और मेरे पति वीर को तो उन्होंने देखा ही नहीं था। वहां पहुंचकर हमने उस डॉक्टर से झूठ बोला कि हमें एक गलत काम करवाना है। तब डॉक्टर ने कहा बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसके बदले आपको मुझे बहुत सारे पैसे देने होंगे। ये सब हमने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था और हमने डॉक्टर को वो रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहा कि हमने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, जिसमें साफ साफ पता चलता है कि तुम यहाँ पर गैरकानूनी काम करती हो, वो भी पैसे लेकर। रिकॉर्डिंग देखकर डॉक्टर थर-थर कांपने लगी और कहने लगी, प्लीज ये बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो मेरा डॉक्टरी का लाइसेंस छीन जाएगा और मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तब वीर ने उनसे कहा कि अपना करियर बचाना चाहती हैं, तो आप मुझे उस औरत के बारे में सारी सच्चाई बता दो जो आपके पास आती है और जिसका नाम सीमा है। तब उस डॉक्टर ने कहा कि वो तो अपनी बहन को लेकर आई थी। तब मैंने उस डॉक्टर से कहा वो बहन मैं ही हूँ और यह मेरे पति है। मैंने अपना चेहरा उनको दिखाया तो उन्होंने तुरंत ही मुझे पहचान लिया और फिर कहने लगी, सीमा जी ने कहा था कि आप इसको ऐसी दवा दें जिससे ये कभी भी बच्चा पैदा ना कर सके और बांझ ही रह जाए। डॉक्टर की यह बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई और वीर के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। वीर ने मुझे कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि सीमा इतनी हद तक नीचे गिर जाएगी। वो तुम्हें बांझ बनाना चाहती है और वो उस बात का बदला तुमसे लेना चाहती है क्योंकि उसके सामने मैं तुम्हारी तारीफ किया करता था। डॉक्टर से बात करने के बाद हम दोनों सीधे घर आ गए। तभी मेरी दीदी सामने ही सोफे पर बैठी हुई थी। वीर ने जाते ही सबको इकट्ठा किया और सबको दीदी की सच्चाई बताते हुए दीदी के गालों पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया और कहा, सीमा तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है, तो तुम अभी के अभी माफी मांगो रीमा से, वरना मैं तुम्हें आज ही तलाक दे दूंगा। थप्पड़ खाने के बाद दीदी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वो रोते रोते मुझसे कहने लगी कि मैं तंग आ गई थी ये सुन सुनकर कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर हो। मायके में तो मैं यह सब ये सोचकर सहन कर लिया करती थी कि शादी के बाद कोई मेरी शक्ल को तुम्हारे रंग रूप से नहीं तोलेगा, लेकिन तुम्हारे रंग रूप ने तो मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। तुम्हें पता है एक औरत को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है, जब उसका पति उसे छोड़कर किसी और की तारीफ करता है।
और मैंने तो शादी के वक्त भी अपना असली चेहरा ही दिखाया था। अगर मैं वीर को पसंद नहीं थी तो उनको तभी ही मना कर देना चाहिए था। आज सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया था कि जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ दीदी ही नहीं बल्कि हम सब जिम्मेदार थे। सब ने अपनी अपनी गलती स्वीकार कर ली। सबसे पहले इसकी पहल की मेरी सास ने। उन्होंने कहा कि कभी कभी हम शास्त्रों में लिखी बातों को अनदेखा कर देते हैं, जिस वजह से घर में ऐसे तूफान आ जाते हैं। काश कि मैंने दोनों बहनों के लिए रिश्ता ना भेजा होता और एक ही मंडप में 2 शादियां ना करवाती, तो शायद मेरा श्याम आज जिंदा होता और आज जो कुछ यहाँ हो रहा है वो ना होता। अगली बारी वीर की थी। वीर ने भी दीदी से माफी मांगते हुए कहा, सीमा, मैं जानता हूँ कि मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन मैंने तो सिर्फ तुमसे इतना ही चाहा था कि तुम भी सज धज कर सुंदर दिखो और हमारे परिवार की शान बढ़ाओ। कहीं ना कहीं मैं अपनी दीदी के दुख की सबसे बड़ी जिम्मेदार थी। जब मुझे पता था कि जहाँ दीदी और मैं साथ में होते हैं वहाँ हमारे रंग रूप की तुलना होती ही थी, तो मुझे इस रिश्ते के लिए मना कर देना चाहिए था। अगर मैं ही नहीं होती तो ना हमारी तुलना होती और न ही वीर दीदी के सामने मेरी तारीफ करते और ना ये सब कुछ होता। मैंने अपनी दीदी से माफी मांगते हुए कहा, दीदी, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह मैं ही हूँ। क्या आप अपनी बहन को माफ नहीं करेंगी? सबके दिलों में अपने लिए प्यार देखकर दीदी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उन्होंने सबसे माफी मांगते हुए कहा कि जो प्यार आप सब मुझे दे रहे हैं मैं उसके लायक नहीं हूँ। पहले तो मैंने अपनी बहन की शादी अपने पति से करवाकर सबकी नजरों में महान बनने की कोशिश की और फिर भगवान ने मुझे रंग रूप ना देकर जो अन्याय किया था उसका बदला मैं अपनी छोटी बहन से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख छीन कर लेने जा रही थी। एक औरत के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख माँ बनने का होता है। रीमा, मैं तुमसे वो सुख छीनने जा रही थी। मैं तो तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बाद वो एक सूटकेस के साथ बाहर आई। उनके हाथ में सूटकेस देखकर हम सब समझ गए थे कि दीदी घर छोड़कर जा रही थी। मैंने उनसे कहा, दीदी, आप ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। जो भी हुआ उसमें गलती सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हम सबकी भी है। मेरी बात से सहमत होकर वीर ने भी दीदी को रोकने की कोशिश की और कहा, सीमा, मैं भी अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो प्लीज। अब तुम दोनों बहनों को इस घर में और मेरी जिंदगी में एक समान हक और प्यार मिलेगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे फिर कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। वीर और मेरी बात का जवाब देते हुए दीदी ने कहा कि बहनें जब तक बहनें बनकर रहें तब तक ही रिश्ते में मिठास रहती है, लेकिन अगर बहनें सौतन बन जाए तो रिश्ते और घर दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। मैंने ही अपनी बहन को सौतन बनाया था, इसलिए अब मैं ही अपनी सौतन को फिर से बहन बनाऊंगी। और जो गलती मुझसे हुई है उसके बाद आप सबसे नजरें मिलाकर मैं एक ही छत के नीचे अब नहीं जी पाऊंगी, इसलिए मुझे अब जाना होगा। इतना कहकर दीदी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई और हम उनको जाते हुए देखते रह गए। आज जब दीदी जा रही थी तब सबकी आंखों में आंसू थे और सबसे ज्यादा कोई दुखी था तो वो वीर थे। आज फिर से कहीं ना कहीं मैं अपनी दीदी की खुशियों के आड़े आ गई थी, पर खुशी इस बात की भी थी कि जो कुछ भी हुआ इस वजह से दीदी ने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया था। दीदी ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना ली और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और आज मेरी दीदी दुनिया के बेस्ट प्लास्टिक सर्जन में से एक है। दीदी ने अपनी जिंदगी में जो झेला था वो नहीं चाहती थी कि कोई और सीमा उनके जैसी जिंदगी बिताए।
इसलिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जन बनकर लोगों के बदसूरत चेहरे को खूबसूरत बनाने का काम शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत उन्होंने खुद से ही करी, जिसमें उनका साथ उनके ही एक डॉक्टर साथी ने दिया, जो अब उनके पति भी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मेरी दीदी ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर दी है और अब वो अपने पति और अपनी प्यारी सी गुड़िया के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन बीता रही हैं। कल ही मेरी दीदी ने मुझे व्हाट्सएप पर अपनी और अपनी परी का फोटो भेजा था और फोटो देखकर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मेरी दीदी ही हैं। अब तो मेरी दीदी स्वर्ग की किसी अप्सरा से कम नहीं दिखती हैं और उनकी प्यारी सी गुड़िया तो उनसे भी बहुत ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल परी है परी। दीदी के जाने के बाद मैं और वीर दोनों ही बहुत तनाव में रहते थे कि पता नहीं मैं अब माँ बन भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि दीदी काफी समय से वो दवाइयाँ मुझे दे रही थी। लेकिन भगवान का आशीर्वाद था हम पर और मैंने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। अब मेरी और मेरी दीदी के जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी और हम दोनों बहनें अपने अपने परिवार के साथ ये खुशियों भरा जीवन बीता रहे थे। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या राधे राधे लिखना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।